दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा चुनाव आयोग के उस निर्णय पर जिसने सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में ही हंगामा खड़ा नहीं कर रखा है, बल्कि जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। और हालात यह है कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ये धमकी देने लगे हैं कि हम बिहार विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। और दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है, आप नीतीश कुमार जी को ऐसे ही एक्सटेंशन दे दीजिए। आखिर वो क्या निर्णय है चुनाव आयोग का, और क्या वो निर्णय पहली बार लागू हो रहा है? उस निर्णय का उद्देश्य क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपको खुद ये निर्णय करना है कि चुनाव आयोग का निर्णय सही है या गलत है। और आपको खुद ये निर्णय करना है कि आखिर क्यों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये धमकी दे रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाल में काला है और इन्होंने मतदाता सूचियों में कुछ छिपा कर रखा हुआ है, और जिसके बारे में इन्हें शक है कि यदि ये खुलकर सामने आ जाएगा तो हम इन खास मतदाताओं की मदद से भारत के मूल मतदाताओं को पराजित नहीं कर सकेंगे। दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यह हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कुछ इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो गांधी परिवार के चरण वंदना करते रहे हैं हमेशा, और जिनको सिर्फ इसी बात के लिए बुद्धिजीवी कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा गांधी परिवार के चरण पादिकाओं को अपने सिर पर रखा, वो लोग भी ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे ये मसला हिंदू और मुस्लिम का हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिर वो क्या निर्णय है? आप एक शब्द लगातार सुन रहे होंगे जो लोकसभा की बहस में भी आ रहा है, राज्यसभा की बहस में भी आ रहा है, और वो है SIR। कहे कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए। SIR है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसे हम हिंदी में कहेंगे विशेष गहन परीक्षण। और ये काय का परीक्षण है, काय का रिवीजन है? ये है वोटर लिस्ट का, ये है मतदाता सूची का। ये चुनाव आयोग ने निर्णय करा है। आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि क्या चुनाव आयोग ने ये पहली बार निर्णय करा है या इससे पहले भी ऐसा हो गया। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। और इस बात को आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि उस उद्देश्य को सुनकर, पहले हुआ है या नहीं हुआ है ये सुनकर, तब आप आसानी से तय कर सकेंगे कि चुनाव आयोग का निर्णय सही है या चुनाव आयोग का निर्णय गलत है। चुनाव आयोग का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन विशेष गहन परीक्षण का उद्देश्य यह है, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से रह ना जाए। यह पहला उद्देश्य है। कोई भी पात्र भारत का नागरिक मतदाता सूची में मतदाता बनने से रह ना जाए। और दूसरी बात यह भी सुनिश्चित करना कि कोई अपात्र नागरिक जो वोट देने का अधिकारी नहीं है, वो अपात्र नागरिक मतदाता सूची में
शामिल ना हो जाए। मुझे लगता है कि इन दोनों बातों से न राहुल गांधी को परेशानी होनी चाहिए और न तेजस्वी यादव को परेशानी होनी चाहिए और न किसी और राजनीतिक दल के नेता को परेशानी होनी चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं, आप लोगों को भी इन दोनों बातों में किसी भी बात से असहमति नहीं होगी कि हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो और किसी भी अपात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी प्रचारित ऐसा किया जा रहा है कि जैसे भाजपा के पक्ष में मतदाता सूची को विशेष तरीके से तैयार करने का प्रयास हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये विशेष गहन परीक्षण को लागू करने की योजना चुनाव आयोग ने बनाई है और बिहार में तेजस्वी यादव इस बात से परेशान है। और अब जब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वो पूरे देश में इस विशेष गहन परीक्षण को लागू करेगा, तो दर्द का माहौल बंगाल में भी उठ रहा है और ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि मैं बंगाल में यह काम नहीं होने दूंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार में यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और अभी तक की जांच में बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स में से 52.3 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जो कि अपात्र मतदाता हैं। यानी कि पूरे बिहार के मतदाताओं का मतदाता सूची में 6.62% मतदाता ऐसे हैं जो मतदाता सूची में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन वो मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार नहीं हैं। अब फिलहाल ये कौन लोग हैं? इसमें 4 कैटेगरी के लोग शामिल हैं। पहला नाम कौन है? डुप्लीकेट नाम। डुप्लीकेट नाम आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कैसे आ जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट नाम आ जाते हैं। जो लोग नगर पालिका के चुनाव में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं या ग्राम पंचायतों के चुनाव में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं या जिन्होंने इन्हें नज़दीक से देखा है, वो इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि डुप्लीकेट नाम कैसे आ जाते हैं। क्योंकि छोटे चुनाव में ये डुप्लीकेट नाम ज़्यादा जुड़ते हैं जो बाद में जुड़े रह जाते हैं, और होता यही है। मैं खुद अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ वो साधारण नगर पालिका है, 25 वार्ड है, और मैं अपने शहर के बारे में आपको कह सकता हूँ कि नगर पालिका के 25 वार्ड में कम से कम 50 से लेकर कम से कम 200 मतदाता ऐसे हैं जो एक वार्ड में भी शामिल है और किसी और वार्ड में भी शामिल है। होता क्या है, जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों मतदाता बना लेते हैं कि भाई मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ और उस मोहल्ले में भी मेरे मिलने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मैं BLO से सेटिंग कर लेता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भाई उनका नाम भाभी मत काटो और उनका नाम मेरे वार्ड में भी जोड़ दो। कई बार ऐसा भी होता कि मैं गांव से शहर में रहने आ गया हूँ या एक शहर से दूसरे शहर में रहने आ गया हूँ, चुनाव में लड़ रहा हूँ या चुनाव में मेरा इंटरेस्ट है, मैं वहाँ के भी अपने मित्रों के रिश्तेदारों के वोट इस शहर में बनवा लेता हूँ और उनसे प्रयास करता हूँ कि वो लोग वोटिंग के दिन आ जाएं
और वोट डाल के चले जाए। मैं बहुत प्रमाणिक तौर पे कह रहा हूं कि मेरे शहर में भी ऐसा होता है। अब साफ लगा लीजिए 25 वार्ड हैं और मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 50 से लेकर 200 मतदाता कम से कम है। ये 50 का मतलब हो गया कि 25 250 और 250 पंजे, यानी कि मेरे शहर में 1250 से लेकर करीब 4 से 5 हजार मतदाता फर्जी हो सकते हैं। और ऐसा मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं हर नगर पालिका में, हर ग्राम पंचायत में और हर विधानसभा में होंगे। इसके अलावा डुप्लीकेट नाम के अलावा दूसरा आ गया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, चाहे वो उसने मकान बेच दिया, चाहे उसने शहर को छोड़ दिया, उसने ज़मीन बेच दी, कहीं और चला गया, लेकिन कुछ लोगों के प्रयास से और इस उम्मीद से कि मैं चुनाव के दिन उनको बुला लूंगा और उनके वोट डलवा दूंगा, वो वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम बने रहने का पूरा प्रयास करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे भी लोग हैं। तीसरे नंबर पे ऐसे भी लोग हैं जो मर चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि जो मर चुके हैं उनके नामों से क्या फायदा है। दरअसल जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनका प्रयास होता है मृतकों के नाम भी वोटर लिस्ट में मेंटेन रखो। कोशिश करेंगे हम उस दिन कि यदि विपक्षी दल कमजोर है या पोलिंग पार्टी किसी कारणवश बहुत कमजोर है, वो सख्ती नहीं करती और चुनाव भी बहुत कांटे का है, तो हम उन मृतकों के वोटर भी फर्जी लोगों से वोट डलवा देते हैं। और दूसरा, जो महिलाएं बुर्के में, पर्दे में या हिजाब में वोट डालती हैं, वहां तो मृतक वोट 100% पड़ते हैं। मैं चुनाव प्रक्रिया का भी हिस्सा रहा हूं और मैंने ये देखा है कि जो शुद्ध रूप से मुस्लिम एरिया होता है वहां पर 99% 100% भी मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग हो जाता है, क्योंकि वहां इस बात का बहुत दबाव होता है पोलिंग पार्टी पर कि हम बुर्का नहीं हटाएंगे, हम पर्दा नहीं हटाएंगे, हम हिजाब नहीं हटाएंगे। और एक एक महिला 10-10 वोट भी डाल देती है। आप कहोगे वहां पुलिस होती है, आप कहोगे कि वहां पर पोलिंग पार्टी को सख्त निर्देश होता है कि ऐसा नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन जब आप चुनाव कराने जाओगे तब आपको पता लगेगा वहां कितना दबाव होता है। हर पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं होता कि आपके पास पूरी फोर्स मौजूद है। अधिकांश पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहां आपके ऊपर दबाव होता है कि शाम को वोट पड़ने के पश्चात अपनी गाड़ी में बैठोगे कैसे, हम देख लेंगे। मतदान केंद्र से बाहर निकलोगे कैसे, हम देख लेंगे। और तो और मतदान केंद्र के अंदर देखते हैं तुम कैसे चुनाव प्रक्रिया को पूरी कराते हो। ये धमकियां होती हैं और इन धमकियों से पोलिंग पार्टियां डरी हुई होती हैं। और मेरा अनुभव है ये कई बार स्थानीय पुलिस भी जो मतदान केंद्रों में होती है वो भी इन दबावों का सामना नहीं कर पाती, या वहां पर इतनी कम पुलिस होती है कि वो भीड़ के दबाव को सहन नहीं कर पाती। तो इसलिए भी प्रयास होता है कि मृतक लोगों के नाम बने रहने दिया। तो ये जो 52.3 लाख पीपुल्स अभी तक वोटर्स अभी तक पाए गए हैं, इसमें मृतक लोग भी शामिल हैं और इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो है ही नहीं कहीं, पूरी तरीके से फर्जी हैं। ये वही लोग हैं कि मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में मैं नगर पालिका वो कोई इसका चुनाव लड़ रहा हूँ, MCD वगैरह का चुनाव लड़ रहा हूँ,
गाजियाबाद में रिश्तेदारियाँ, या उधर हरियाणा के नज़दीक के गाँव में मेरी रिश्तेदारियाँ, मैं उनके वोट बनवा लेता हूँ। एक एक घर में 50-50, 100-100 वोट डलवा लेता हूँ और चुनाव के दिन उनको वोट डालने के लिए बुला लेता हूँ। आपने पिछले दिनों देखा होगा, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल क्यों चुनाव हारा? उसने लगभग 38,000 फर्जी वोट बनवा रखे थे, जो उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में रहते ही नहीं थे। वो इन वोटों को चुनाव के दिन स्पेशल रूप से, ये कहा जाता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है, मैंने पढ़ी है, बाकी वो कितनी ऑथेंटिक है मुझे पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसीलिए चुनाव हार गया था। क्योंकि और ऐसा ही नहीं अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी ने बड़े पैमाने पर दिल्ली में लगभग डुप्लीकेशन बहुत कर रखा था। तो फिलहाल बिहार में ये भी पाए गए हैं। तो 4 लोग पाए गए। पहला नाम डुप्लीकेट, नंबर 2 स्थायी रूप से ट्रांसफर जो लोग हो गए उनके नाम, तीसरे जो मृतक हैं और जो पूरी तरीके से लापता हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक गांव का व्यक्ति बता रहा था कि मेरे यहाँ पूरे गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, एक भी मुस्लिम आदमी मेरे गांव में नहीं है। और उसका कहना था कि मेरे गांव में जो मकान है, एक भी मुसलमान का मकान नहीं है, एक भी मुसलमान की 1 इंच जमीन में नहीं है। वो बिहार का ही वीडियो था, लेकिन उसके गांव के एक घर में 40 मुस्लिम वोट बने हुए हैं। तो ये सब क्या है? ऐसा नहीं है ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये मुस्लिम प्रत्याशी ने ही बनाए हो, ये वो हिंदू प्रत्याशी भी बनवा सकता है जिसको लगता है कि ये मेरे लोग हैं, मुझे वोट दे देना। हो सकता है वो ऐसी पार्टी का व्यक्ति हो जिसको लगता है कि मेरी पार्टी को उनको वोट मिलते हैं, और कोई मुस्लिम प्रत्याशी भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी तक के रिवीजन में ये 6.62% डुप्लीकेट या फर्जी या मृतक या वो लोग पाए गए हैं जो वहां नहीं रहते। इससे तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं, और तेजस्वी यादव का कहना यह है कि मैं चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता हूं। और उनका कहना है, और राहुल गांधी का भी कहना है, कि बिहार में ये विशेष गहन परीक्षण लालू यादव को हराने के लिए चुनाव आयोग ने शुरू किया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह पहली मर्तबा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है। यह बात आप लोग खास तौर से सुन लें। इससे पहले भी बहुत बार एसआईआर हुआ है। मैं आपको एसआईआर में भी एक चीज और बता दूं कि एसआईआर के अंतर्गत चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश जारी करा है कि 2003 से जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, यानी कि जो 2003 के बाद मतदाता बने हैं, ऐसे मतदाताओं को अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो शहर की प्रमाणिकता बताता हो कि आपका जन्म अमुक शहर में हुआ था, वो भी प्रस्तुत करना होगा यदि वो मतदाता सूची में बने रहना चाहते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, यह निर्णय भी पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले देश के अनेक राज्यों में, अनेक विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में और कई बार पूरे देश में ये विशेष गहन परीक्षण हुआ है। इसलिए लालू यादव, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी भारत की जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का निर्णय या किसी विशेष तारीख के बाद शामिल मतदाता सूची में लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगने का निर्णय
पहली बार किया है। मैं आपको बता दूं, 1952 से 1956, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में भारत के चुनाव आयोग ने ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और जन्म प्रमाण पत्र मांगने की प्रक्रिया लागू करी है। और आपको तो पता होगा कि चाहे वो 1952-56 का दौर हो, चाहे वो 1983-84 का दौर हो, चाहे वो 1957 या 1961 का दौर हो, उस समय ना वर्तमान चुनाव आयोग था, ना नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, और ना नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, और ना भारत की जनता पार्टी की सरकार थी। बल्कि ये कह सकता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री, कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सरकारों के दौर में भी, और उनकी सरकारों के दौर में जो चुनाव आयोग था उसके दौर में भी ये प्रक्रिया लागू हुई है। इसलिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भारत की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि 2003 में भी बिहार में SIR लागू हुआ था, और 2005 में अकेले पटना शहर में 70,000 डुप्लीकेट नाम मतदाता सूची में पाए गए थे। जैसा कि मैंने बताया, मैंने आपको अपने शहर का उदाहरण दे दिया। मेरा शहर तो बहुत छोटा है, पटना उससे बहुत बड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का कोई जिला, कोई नगर पालिका, कोई नगर पंचायत, कोई ग्राम पंचायत, कोई लोकसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा हो ही नहीं सकता जहां ऐसे मतदाता सूची में ना हो। अब निर्णय आपको करना है कि ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और उनके दया पर पलने वाले कुछ नेता भारत के मुस्लिम समुदाय में एक भ्रम फैला रहे हैं, और वो भ्रम ये फैला रहे हैं कि चुनाव आयोग जो वेरिफिकेशन कर रहा है ये आपकी नागरिकता का वेरिफिकेशन है। इसका मतलब है कि यदि चुनाव आयोग ने आपका नाम इस वोटर लिस्ट से हटा दिया तो इसका मतलब है आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और आपको उस शहर से उठाकर देश के किसी डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। ये पूरी तरह से झूठ है, और भारत की जनता को, विशेषकर भारत के मुस्लिम समुदाय को बरगलाने का, भ्रमित करने का कांग्रेस पार्टी और विरोधी दलों का, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी जैसे लोगों का कुत्सित प्रयास है। इस संबंध में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक प्रख्यात वकील रेखा अग्रवाल का एक बयान आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये यदि आपका नाम कट गया तो आप खाना भारत के नागरिक नहीं है। पहली बात, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि मतदाता सूची का में नाम होना या नहीं होना इस बात का निर्णय बिल्कुल भी नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं। यदि मतदाता सूची में आपका नाम है तब भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, और यदि मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तब भी आप भारत के मतदाता हो सकते हैं। और इसको एक उदाहरण से समझाया है सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ और प्रख्यात वकील रेखा अग्रवाल ने। उन्होंने कहा है कि आप इसको एक स्कूल से समझ लीजिए।
स्कूल का एक नियम होता है कि यदि आपके नंबर किसी परीक्षा में कम है या स्कूल में आपकी अटेंडेंस कम है तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है या आपको दोबारा परीक्षा देने को कहा जाता है कि भाई अभी कम है, अभी आपको पास घोषित नहीं किया जाएगा, आप दोबारा परीक्षा दो। या आपने कम अटेंडेंस है तो इतनी कम अटेंडेंस पर आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा जिसको अटेंडेंस कम होने के कारण या नंबर कम होने के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया, वो स्कूल का छात्र नहीं रहता। वो स्कूल का छात्र रहता है लेकिन परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता। इसी तरीके से यदि आप भारत के नागरिक होने के बाद वोट डालने की कुछ शर्तों का पालन नहीं करते तब आप भारत के नागरिक तो हो सकते हैं लेकिन मतदाता नहीं हो सकते। तो फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। रेखा अग्रवाल कहती हैं कि संवैधानिक अधिकार तभी मिलता है जब आप कुछ शर्तें पूरी करते हो और वोट डालना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार तब मिलेगा जब आप कुछ शर्तें पूरी करेंगे और मौलिक अधिकार वो होता है जो संविधान आपको बिना किसी शर्त के देता है। यानी कि आपसे संविधान कोई शर्त पूरी करने को नहीं कहता। संविधान ये नहीं कहता कि आप यदि इन शर्तों को पूरा करोगे तो आपको ये मौलिक अधिकार मिलेगा। तो इस तरीके से ये विशेष मतदाता सूची का गहन परीक्षण है। उसकी सच्चाई क्या है मैंने आपको बता दी। अब आपको तय करना है कि क्या आप ये चाहते हो कि डुप्लीकेट लोग लोकसभा या विधानसभा में वोट डालें? क्या आप ये चाहते हो जो लोग उस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में रहते ही नहीं वो लोग वोट डालें? क्या आप ये चाहते हो जो लोग मर चुके वो लोग आके वोट डालें और आपके भाग्य का फैसला करें? और क्या जिनका आपके क्षेत्र से किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है वो आपके क्षेत्र में आए और वो तय करें कि आपका विधायक कौन होगा, आपका लोकसभा का सदस्य कौन होगा, आपका वार्ड मेंबर कौन होगा, आपका पार्षद कौन होगा, ये आप तय करें। तो दोस्तों ये है SIR। मैंने आपको इसका पूरे फैक्ट्स बता दिए क्योंकि मेरे कई मित्रों ने कहा और पिछले 4-5 दिनों में मेरे पास 4 फ़ोन भी आए। एक फ़ोन उत्तराखंड के एक गांव से आया, एक फ़ोन मेरे पास एक साउथ इंडिया के एक जगह से आया और एक फ़ोन आया जिन्होंने मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो इस बात पे बताएं कि आखिरकार ये SIR है क्या, और हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या ये पहली बार हो रहा है, कोई नई चीज़ हो रही है, क्या इससे नागरिकता को लेकर कोई मसला है। क्यों? तो इसलिए मैंने आज ये विशेष एक वीडियो बनाया है। अब तय आपको करना है कि SIR ये चुनाव आयोग का निर्णय है जो पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है, और जो ये तय करता है कि यदि आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप ही ये चुने कि आपका वार्ड मेंबर कौन होगा, आपका पार्षद कौन होगा, आपका विधायक कौन होगा, आपका MLA, आपका MP कौन होगा और आपके राज्य में सरकार कौन होगी, किसकी होगी, या बाहरी लोग चुने। फिलहाल अब मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो और चाहे वो ममता बनर्जी हो, वो भ्रमित कर रही हैं। अब फैसला आपका अपना है
कि आप राहुल गांधी की बात को मानते हैं या चुनाव आयोग की बात को मानते हैं। फैसला आपको करना है कि चुनाव आयोग का निर्णय सही है या गलत है। मैंने आपको उसके वो सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। फिलहाल चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते रोजाना की तरह फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।